तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो सवाल बताऊंगा। ठीक है। पहला तो मेंस्ट्रुएशन का है, दूसरा है टाइम एंड वर्क का। अगर आप इन दोनों सवालों में से एक का भी आंसर कर देते हो अपनी तरफ से, तो समझ लेना कि आपकी उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ है। ओके। और ये दोनों सवाल इसी प्रकार के सवाल आने के चांसेस रहेंगे इस बार। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा जाता है। यदि वृत्तखंड का कोण 150 डिग्री है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिज्या जो व्यास है वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो देखो, व्यास होता है डी और डी होता है ये 2r के बराबर। किसके बराबर? 2r के बराबर। यानी त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। और व्यास कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। और पहले तो हमें यहाँ से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारी जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 21 सेंटीमीटर निकल के आएगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ से बस आपको ध्यान से समझना है। जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा बस ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ताकि आप इस प्रकार का कोई भी सवाल देखो ना उसे चुटकियों में कर दोगे, है ना। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि आप अगर आप कैलकुलेशन करने में फंस जाएँ तो कैसे आप अप्रोच रख सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको समझना होगा कि व्रत क्या होता है ना। ये हमारा व्रत होता है। इसमें हम दो त्रिज्या खींचेंगे, एक ये वाली त्रिज्या, एक इधर से खींच ली त्रिज्या। ये जो कोण बनता है, ये दो तरह के कोण बनते हैं। अगर ये कोण है ना, ये कोण अगर 180 डिग्री से छोटा है तो ये लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, और 180 डिग्री से बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। यहाँ पर ये थीटा है और इस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके? 150 डिग्री, है ना। जब इसका क्षेत्रफल निकालने को कहे ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें इस एरिया का निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, बस इसे ध्यान रख लेना। थीटा बाई 360, यानी थीटा में हम 360 डिग्री का भाग करते हैं और गुणा करते हैं इस वृत्त के क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये सूत्र आपको याद रखना है बस। ठीक है। बार बार भूलते हैं इन सूत्रों को। जो मेंसुरेशन है इतनी आसान नहीं है। मेंसुरेशन में बस आपको सूत्र ही याद रखने होते हैं, उसी से सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखो, वैल्यू को पुट करते जाओ इसमें। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 डिग्री। और नीचे कितना है? 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। और त्रिज्या का क्या होगा? वर्ग होगा। तो 21 गुणा 21 कर सकते हैं, है ना। देखो, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन इसे सरल बनाने के लिए आपको एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी है वो समझ लो। पहले तो आप इसे कैंसिल आउट करो, इतना तो कर सकते हो, है ना। 7 से इसे कैंसिल आउट कर दो 3 बार, 3 से इसे 12 बार, है ना। और 3 से इसे 4 बार करो, 3 से इसे 7 बार करो। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? ऊपर 15 गुणा 22, उसके बाद गुणा यहाँ पर ये 7 बट्टे में 4। अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब आप एग्जाम में आपके पास समय नहीं है तो आप ये देख लेना, ये जो 22 है ना, ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है ना, तो बस आपको 11 की डिविजिबिलिटी लगानी है। 11 की विभाज्यता का रूल अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही कम समय में कर दोगे। आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, है ना। तो 11 की विभाज्यता कहती है कि अल्टरनेट अंकों का योग कैसा होना चाहिए? या तो शून्य होना चाहिए अंतर। अल्टरनेट जो अंक होते हैं ना, उनका अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर उनका योग 11 से कटना चाहिए। तो देखो, 8 और 8 16, 16 ये कितना हो गया? 9। और 16 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाओ तो 7 बचेगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। इसे घटाओ, 7 और 5 12, ये 7 और 5 12, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 0। यानी ये वाला ऑप्शन ना 11 से डिविजिबल हो सकता है। और भी चेक कर सकते हैं। 6 6 12, 12 ये कितना हो गया? 9। अब 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3, जो कि डिविजिबल नहीं है 11 से। ऐसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। 8 और 4 12, और ये कितना हो गया? 5 और 0 5, इनका अंतर लोगे तो 7 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 11 से कट जाएगा, तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है। आई होप आप मेरे समझाने का तरीका आप समझ रहे होंगे। ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सवाल करा रहा था।
मेंसुरेशन में आप अगर आपको सूत्र याद हैं तो समझ लेना कि आपका आधा सवाल वहीं हो जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है ये टाइम एंड वर्क का और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपने इस सवाल को खुद से कर लिया तो समझ लेना कि आपको आपकी जो इस टॉपिक पर पकड़ है ना बहुत ही शानदार है। देखिए पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, एक कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 12 दिनों के बाद क्यू कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद पी शेष कार्य को 15 दिनों में करता है। अब ये पूछ रहा है कि पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। देखिए आपको पता होगा कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, कुल कार्य का सूत्र क्या होता है। कुल कार्य का सूत्र होता है यानी जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, उनकी कुछ क्षमता होंगी, है ना, क्षमता भी होंगी। ठीक है, ये होता है। कुछ दिन भी जब दिन दे रखते हैं तो दिन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पी और क्यू 21 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, हमें नहीं पता वो कार्य कितना है, तो पी की क्षमता हम पी ही मान लेते हैं, क्यू की क्षमता क्यू मान लेते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू ये कितने दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ये 21 दिनों में ये कार्य कर सकते हैं मिलकर। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि पी और क्यू 12 दिनों तक तो साथ काम करते हैं। पी और क्यू 12 दिनों तक दोनों दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 12 दिनों के बाद क्यू काम छोड़कर चला जाता है, तो अगले 15 दिन तक ओनली पी काम करता है। कौन काम करता है, पी काम करता है ना। पहले हमें यहाँ से इनकी क्षमता निकालनी होगी, जब क्षमता निकाल लेंगे तब हमारा यहाँ से टोटल वर्क आएगा। अब उस टोटल वर्क में हम इस पी की क्षमता से भाग करेंगे तभी हमें पी का टाइम मिल पाएगा, है ना। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो, 21 पी प्लस 21 क्यू बराबर 12 पी प्लस 12 क्यू प्लस 15 पी। 15 और 12 कितना होगा 27। 27 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 पी बचेगा, है ना। और इधर क्या बचेगा, इधर इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 क्यू। 9 क्यू। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, है ना। तो पी की क्षमता आएगी ये 3 और क्यू की क्षमता आएगी 2, यानी पी और क्यू की क्षमता का अनुपात आएगा 3:2, है ना। ये क्षमता आ गई। अब टोटल काम क्या होता है, इन पी और क्यू दोनों की क्षमताओं को यहाँ जोड़ रख देंगे तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा, यानी 21 ब्रैकेट में पी और क्यू को जोड़कर रखेंगे, क्षमताओं को जोड़कर रखेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो टोटल वर्क आया है हमारा 105 यूनिट आया है। कितना आया है, 105 यूनिट, क्योंकि 21 पंजे कितना होता है 105। ये क्या आया है, टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किसके द्वारा कराना है, टोटल वर्क कराना है, ये कह रहा है कि पी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अब पता है पी का हमें समय निकालना है, तो पी का समय निकालने के लिए क्या होगा, पी का हमें टाइम निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम को उसकी क्षमता से भाग कर देंगे। तो टोटल काम कितना है 105 यूनिट में, और उसकी क्षमता कितने यूनिट में आएगी, 3 यूनिट में। इसे डिवाइड कर दो तो कितना बार जाएगा, 35 बार, यानी पी को अकेले उस काम को करने के लिए 35 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 35 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैंने अपना पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ओके, आप अभी जब भी कोई भी टॉपिक किया करो ना, पेशेंस रखकर, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, और समझते जाना है। एक सवाल एक बार नहीं आए दोबारा कोशिश करो, दोबारा नहीं आए तीसरी बार कोशिश करो, जब आ ही नहीं तो उसे छोड़ दो, दूसरे सवाल पर चले जाओ, है ना। उसमें फिर टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आपको इस टाइप के कहीं भी कोई भी सवाल मिलता है तो यही अप्रोच रखनी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।